मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, कल अपन सीएफटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी सीएफटी को कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डील करता है, किस तरीके से वीबीटी की और कमिंग्स और लिमिटेशंस को सीएफटी बताता है। तो अपन ये चीज़ देख रहे थे और मैंने कुछ उसके पोस्टुलेट्स आपको 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए थे। अभी देखेंगे सीएफटी के अंदर कि जब डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। और डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग क्यों होती है मैं आपको बता देता हूं। व्हेनेवर द लिगेंड विल इंटरेक्ट विद द सेंट्रल मेटल एटम, that degenerated d orbitals split into the two parts, and that's completely depend upon that if ligand is coming along the axis or ligand is coming between the axis, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी सीएफटी के अंदर देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग तरीके से स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर से अलग तरीके से स्प्लिटिंग होती है। तो वही चीज अपन कल लास्ट के अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि splitting of d orbitals, इसके लिए अपने को d orbitals की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो d orbitals की स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताई थी। अगर dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, अगर ये इनकी बात की जाए तो dxy क्या होता है? मैंने इसको बोला x, इसको बोला y। इन बिटवीन द एक्सिस लोब्स आर कमिंग इन बिटवीन द एक्सिस। dyz क्या होता है? yz। dxz क्या होता है? x और z के बीच में से लोब का निकलना। कल ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम में बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे उसकी स्प्लिटिंग बतानी है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो गया? along the axis। और dz स्क्वायर का क्या हो गया? ये हो गया, इसको बोलते हैं z, इसको बोलते हैं x और इसको y बोलते हैं इसको। तो x के along होता है पूरा और इसको ये ऐसा बोल दो। चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि ये अगर z है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये होती है। अब डी ऑर्बिटल, डीजनरेटेड जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। इसको मैं बोलता हूं dxy, dyz, dxz, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और इन पांचों डी ऑर्बिटल्स को जब लिगेंड अप्रोच करता है, मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल होते हैं, लिगेंड जब अप्रोच करता है तो लिगेंड दो तरीके से अप्रोच करता है। ये पांचों डी ऑर्बिटल्स दो तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। ये स्प्लिट होते हैं T2z ऑर्बिटल्स और ये स्प्लिट होते हैं EZ ऑर्बिटल्स। मेरी बात समझ गए? T2z ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और EZ ऑर्बिटल्स, इनको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेटेड और EZ को बोलते हैं
डबली डीजनरेटेड। ये है, देखिए दिखेगा या नहीं मुझे पता नहीं है, डबली डीजनरेटेड, आया बात समझे। ये है ट्रिपली डीजनरेटेड। मैं इसको बाद में वापस से ही बताऊंगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं। मतलब D5D ऑर्बिटल्स स्प्लिटेड इनटू T2Z ऑर्बिटल्स एंड EZ ऑर्बिटल्स। T2Z ऑर्बिटल्स को बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेटेड, T2 ट्रिपली, और EZ को बोलते हैं डबली डीजनरेटेड। इतना बात समझ आता है। अब देखिए ये स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल के अंदर और ऑक्टाहेड्रल के अंदर अलग अलग तरीके से होती है, वो अपन देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेटल, ये इधर भी लिगेंड जुड़ा है, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, और ये भी लिगेंड जुड़ा है और ये भी लिगेंड। 6 लिगेंड आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। और मेटल के पास D ऑर्बिटल्स होते हैं। ये D ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड होते हैं। इन D ऑर्बिटल्स जब ये लिगेंड आते हैं तो इस मेटल के पास 3 एक्सिस x, y और z, इसमें से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वो तो होते हैं अलोंग द एक्सिस, उनकी लोब्स। और जब लिगेंड अप्रोच करता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये लिगेंड जब अप्रोच करते हैं ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमेशा अलोंग द एक्सिस आते हैं। कहने का मतलब है ये लोब पे जो भी आ रहे हैं ना, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। अब मैं कह रहा हूं जब इनकी लोब अलोंग द एक्सिस है तो लिगेंड जब यहां पे अलोंग द एक्सिस आ रहा है, इस मेटल आयन की लोब भी अलोंग द एक्सिस है और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इस मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है। कहने का मतलब व्हेनेवर दैट लिगेंड विल अप्रोच, या मैं बोलूं अप्रोचिंग लिगेंड व्हेन कम्स नियर टू द मेटल, there will be a repulsion in between ligand and metal orbitals। और जो ही रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब एनर्जी बढ़ेगी तो मैं ये कह सकता हूं इस डीजनरेटेड, इस मेटल के पास जो डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स थे उसमें 2 ऑर्बिटल की एनर्जी तो हो जाती है ज्यादा। वो कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनकी लोब अलोंग द एक्सिस है और ऑक्टाहेड्रल के अंदर आने वाला लिगेंड हमेशा अलोंग द एक्सिस आता है। और जब अलोंग द एक्सिस आएगा ये, तो इसके मेटल की भी d ऑर्बिटल की लोब्स अलोंग द एक्सिस, लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, दोनों आपस में अप्रोच करते टाइम रिपल्सन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये तो होते हैं इजी। और जो बिटवीन द एक्सिस है उनके अंदर कोई रिपल्सन हो ही नहीं पाता, तो उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली क्या हो गई, कम। तो वो हो गए T2Z। T2Z में क्या आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे जिनकी बिटवीन द एक्सिस है। एक तो होता है dxy, dyz और dxz, ये 3 होते हैं। एनर्जी ज्यादा किसकी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑफ कोर्स इनकी क्या है, मोर एनर्जी, और इनकी क्या है, लेस एनर्जी। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप चाहे। कहने का मतलब मैं इधर ये पॉइंट लिख देता हूं, टेट्राहेड्रल के अंदर बाद में लिख देंगे। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहला पॉइंट लिखेंगे अप्रोचिंग लिगेंड। अप्रोचिंग लिगेंड always comes along the axis. If
ligand comes along the axis, there will be repulsion in between central metal atom ऑर्बिटल्स। वो कौन कौन से? dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, एंड in between the central metal atoms, orbitals and ligand molecule. If the ligand comes along the axis, there will be repulsion in between central metal atom, orbitals and ligand molecule. Resulting to this, the potential energy increases of dx y square and dz square। अगर ये कर लिया आपने, इनकी अगर एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अपने को ये पता लग गया, व्हेन डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स T2z and EZ, that T2z will be dxy, yz and xz and EZ will be dx square, y square and z square। तो ये तीन चीजें अपने देखेंगे, ये लिखिए। कहने का मतलब ये जो 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे, ये हो गए EZ और ये हो गए T2z और ये हो गया मीन एनर्जी लेवल। EZ और T2z, EZ इज हैविंग मोर एनर्जी देन T2z और EZ क्या है इसमें और T2z क्या है, ये समझ आया। कभी कभी पूछता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से EZ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब अब आप CFT पढ़ने के बाद आप D ऑर्बिटल्स को दो तरीके से जानने लगे, एक T2z और एक EZ। डी जनरेटेड मतलब डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स ये हुए। क्लियर? अब बाद में दोनों का एक साथ भी डायग्राम अपन पढ़ेंगे। अप्रोचिंग लिगेंड जब अलोंग द एक्सिस करता है, लेकिन ये सारी की सारी कहानी उल्टी है किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, देखिए ये हो गया, इसको उतारने के बाद मैं बताता हूं टेट्राहेड्रल लिगेंड। स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in tetrahedral complexes। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले सपोज ये मैं मान रहा हूं लिगेंड 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 और लिगेंड, और ये मैं बोल देता हूं मेटल एटम। ये लिगेंड चारों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है अपने को पता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसको ये कोई भी अलोंग द एक्सिस नहीं होते क्योंकि ज्योमेट्री कुछ अलग तरीके से होती है। अब इसकी ये 4 लिगेंड है, इसको मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता
कि दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, कि 90 डिग्री के एंगल पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो किस तरीके से होते हैं, 4 टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, इस तरीके से, जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी सिखा रखा है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, इस तरीके से होता है। इसके बॉन्ड एंगल चारों के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट। ये अब मैं कह रहा हूं ये कोई भी लोब, अगर एक लोब को आप अलोंग द एक्सिस मान सकते हैं, बाकी 2 लोब को अलोंग द एक्सिस मान नहीं सकते। सपोज एक को मैंने मान लिया, मैंने माना ये अलोंग द एक्सिस, इसको मान लिया मैंने x, तो मैं इसको y मानने के लिए इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए, 109 डिग्री पे नहीं आना चाहिए यहां। और z मानने के लिए भी मुझे 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि x, y और z तीनों क्या होती है, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे। अगर ये एक एक्सिस माना तो एक ये होनी चाहिए और एक ये होनी चाहिए, ऐसे ही तो होंगी, ये और ये। लेकिन ऐसा थोड़ी है, एक को मान लिया लेकिन ये 2 तो आ ही नहीं रहे अलोंग द एक्सिस। जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा होता है, लिगेंड तो अप्रोच करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका मतलब जरूर ये लिगेंड जब अप्रोच किया मेटल के कौन कौन से ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच कर पाया है, जिनकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थी। बात को समझना, रीजन बता रहा हूं। और जिनकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थी वो कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इनकी लोब्स क्या होती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस कौन सी की रह गई, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये होती है अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इनकी होगी या इनकी, ऑफ कोर्स इनकी, क्योंकि देयर विल बी ए इंटरेक्शन, देयर विल बी ए रिपल्सन इन बिटवीन द लिगेंड ऑर्बिटल्स या लिगेंड मॉलिक्यूल्स और सेंट्रल मेटल एटम डी ऑर्बिटल्स। तो कहने का मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या ये बोल सकता हूं, जब भी डी ऑर्बिटल्स के अंदर डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होंगे, ये जब स्प्लिट होंगे तो T2Z तो ऊपर जाएंगे ट्रिपली डी जनरेटेड और इजी नीचे रहेंगे। इसके अंदर ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसके अंदर ये दोनों के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको बोलते हैं CFSE। CFSE आगे पढ़ेंगे, बताता हूं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी व्हेन d orbital splitted into the 2 parts T2Z and DZ, there will be a splitting energy, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। और ये होता है मीन एनर्जी लेवल। ये हुआ, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कह सकता हूं कि द ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी ज़्यादा होगी, कम होगी देन किससे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। इनके ये इनको मैं बोलता हूं T2Z और इनको मैं बोलता हूं EZ। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इस टाइम T2Z की एनर्जी ज़्यादा है, पहले वाले टाइम में T2Z की एनर्जी कम थी। बस दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इतना बात याद रखिए। ये मैंने बताया है आपको स्प्लिटिंग
टेट्राहेड्रल के अंदर EZ की एनर्जी कम क्यों होती है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2Z की एनर्जी कम क्यों होती है? जब दोनों ही स्प्लिट होते हैं तो बीच में CFSC होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये अब अपन पढ़ेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC क्या होती है, ये सब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर अक्सर वो पूछ लेता है। अब ऐसे ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं कि T2Z के अंदर पहले नीचे भरे जाएंगे EZ में, फिर T2Z में, EZ T2Z में, फिर उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2Z में पहले और EZ में बाद में। ऐसे इतना करिए इस वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।